जी उस्मान भाई, यार थोड़ा सा तो वेट कर लिया करें यार। बस आप कहते हैं 7:30 फिक्स हो तो बस टीचर बोलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लें। टीचर आ गए हैं, अभी क्लास होगी, थोड़ा सा वेट कर लें। होनी है, टीचर आ गए हैं, आपके सर आ गए हैं। बस वो 2 से 3 मिनट में आपको ज्वाइन कर लेंगे। आए हुए ज्वाइन किए हुए हैं, बस वो आ रहे हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, क्लियर है आवाज़। अच्छा, पहले मैं पता नहीं कॉल कर रहा था, वो तो नहीं आ रही थी आवाज़? नहीं नहीं सर, वो आपका माइक म्यूट था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बस मुझे 5 मिनट दे दें, मैं बस कुछ रैप अप कर लूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। जज्बे ये ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन हम कोई ऐसा कर रखें जिसमें सब लोग वॉइस में पढ़
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा जी। आप लोगों का कोई सवाल है लास्ट लेक्चर से तो बताइए काइंडली। अच्छा, मेरी तरफ अजान हो रही है, काइंडली हम ये थोड़ा सा ब्रेक कर लें 2 मिनट का। हाँ जी, 1 मिनट बस। जी, हाफिज़ साहब क्वेश्चन पूछिए। मीनवाइल जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें फाइनेंशियल सर्विस का नहीं पता चला।
एनी आपका सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसको थोड़ा सा रीआइट्रेट करें। अच्छा, ये प्लीज़ यहाँ पे हाफिज साहब, ये यहाँ पे आप अपने जो वो हैं लाइक कुछ चीज़ें जो आपको, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, आई होप कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? बख्तावर, अनवर, ओके। जहाँ तक बात है पेपर्स का ब्रेक का, तो ये तो ऑनलाइन क्लासेस है, कोई आपको अनम, तो इसमें आपको कोई फिजिकल तो विजिट नहीं करना कैंपस को, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पेपर्स होंगे, कुछ के नहीं है, तो हम इसमें स्केड्यूल को जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। बहरहाल हाफिज साहब, एक चीज़ ये कि आपको कोई जिसका कन्फ्यूजन है तो वो हम आप मुझे बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं वो पूछें काइंडली। ऐसा सवाल जिसका आंसर यस या नो में हो और आपको पता है कि आपको पता है, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ ना पूछें। और जो असाइनमेंट्स, मैंने कोई चीज़ ये कि आपने कोई ओपिनियन भेजना है तो हम उसको किसी और, क्योंकि फिर मुझे वो बाकी सवाल ऊपर की वो मिस हो जाते हैं। ई कॉमर्स में ई बिजनेस होता है, ई कॉमर्स में ई बिजनेस नहीं होता, ई बिजनेस में होता है। बिल्कुल, ये दोनों आपस में किसी में है या नहीं है, ये हम बात ये नहीं हो रही, बेसिकली दोनों रेलिवेंट है। तो सिर्फ ये कि ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग होती है, हम ये कहेंगे। अब ये बहस करना कि ई कॉमर्स में ई बिजनेस है और ई बिजनेस में ई कॉमर्स है, वो मैंने समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था कि ई कॉमर्स एक छोटी चीज़ है और ई बिजनेस एक बड़ी चीज़ है। अब कौन किसको शमूल कर रही है, शामिल कर रही है, ये एक अलग डिबेट है, इसमें हम नहीं जाते। तो बेहतर है कि हम जो काम की बात है उसके ऊपर रहें। ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग है और ई बिजनेस में बाइंग सेलिंग के अलावा बाकी जो भी सर्विसेज हैं बिजनेस की या जो ऑपरेशन हैं वो इंक्लूड होती हैं। आपको ई रिटेलर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई होप कि अब आप लोगों को चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही हैं कि ई रिटेलर क्या होता है, क्लिक एंड ब्रिक्स क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं स्क्रीन, आई होप कि आप लोगों को कंटेंट, सबको पहली बात कि सबने क्लासरूम, गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है। आई होप सो। मैं पूछ नहीं रहा, एक दो लोग जस्ट मुझे सैंपल के तौर पे जवाब दे दें कि हाँ जी उन्होंने कर लिया, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ को बता दें, सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू हाफिज साहब। आपकी क्लासरूम ज्वाइन कर लिया आपने? गुड। बख्तावर, आपने ज्वाइन कर लिया? ओके जी, गुड गुड, ओके राइट, ओके, आई गॉट इट। तो दूसरी बात ये है कि आप लोगों को नोट्स मिल गए, क्विकली दो तीन आंसर्स सैंपल। अनम, मैंने ऐड नहीं करना, काइंडली आपको मैंने कल कोड बताया था, आप उसको कोड ले लें और वो उसे आप ज्वाइन करें। ओके राइट जी, गुड। बुक भी हो गई, राइट। और मैंने दो चैप्टर्स की स्लाइड्स भी वहाँ पे अपलोड कर दी हैं, राइट। ओके, किसी के पास कोड है ज़रा शेयर कर देंगे? क्योंकि मुझे उसके लिए लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, तो काइंडली ये अगर कोड किसी ने नोट किया हुआ है तो ये यूसरा ने भी कोड कर दिया है, जहीर अब्बास साहब ने भी कर दिया है, तो काइंडली ये ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हर बंदा ना करे प्लीज प्लीज।
चलो कोड वेरिफिकेशन भी हो गई। ये कोड अनम, ये कोड आपको मिल गया क्लास में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट जी। गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, जस्ट लेट मी शेयर दिस। वो मुझे स्लाइड शेयर करनी है जरा। जी, आई होप कि अब आप लोगों के सामने स्लाइड्स आ गई होंगी। जी, अब स्लाइड्स आ रही हैं आपके सामने। ओके जी। तो कल हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये ई रिटेलर्स हैं, हमारे पास क्लिक एंड ब्रिक्स हैं, हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। अब ये फाइनेंस ये हम लास्ट पहले दो तो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। फाइनेंशियल सर्विसेज से मुराद ये है कि आपने आजकल ये देखा है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने अब ये माइक्रो फाइनेंसिंग डिजिटल बैंकिंग जो है वो शुरू की है। डिजिटल बैंकिंग से मुराद ये मेरा जिस तरह इजी पैसा है या मोबिलिंग की जैस वाला जो आपका यू पैसा है, इस तरह की जो सर्विसेज हैं ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आजकल आपने एक चीज़ देखी है कि अब जितनी भी आप कहीं बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं तो हर बैंक आपको अब इंटरनेट बैंकिंग जो है, जिसको हम आई नेट बैंकिंग कहते हैं, वो आपको सपोर्ट दे रहा है। तो आप फॉर एग्जांपल अगर हम अस्करी बैंक की बात करें, हम मुस्लिम कमर्शियल बैंक की बात करें, स्टैंडर्ड चैट, कोई भी बैंक आप ले लें, तो हर बैंक जो है वो इस वक्त आपको आई नेट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब आप उसमें मोस्टली, और वो उसमें एक्सपेंशन ही होती जा रही है वक्त के साथ साथ। फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रांजेक्शन्स करना चाहें, अब तो खैर अगर आपको कोई कॉर्पोरेट अकाउंट है तो आप जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेमेंट्स जो हैं वो ऑटो स्केड्यूल कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। आपको हर दफ़ा ट्रांजेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तमाम एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में चली जाती है। आपने कोई रेमिटेंसेस रिसीव करने हैं, आपने कोई यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करनी है, आपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस करनी है, इवन आपने अपने मोबाइल अकाउंट को लोड कराना है, आपने इंटरनेट अकाउंट को पेमेंट करनी है, जितनी भी हमारी कंजम्पशंस हैं, यूटिलिटीज़ हम लेते हैं, तो हम अब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जिस तरह ये वेस्टर्न यूनियन है या मनीग्राम है या ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सब की सब फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो आजकल आपने देखा है कि जितनी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो बेसिकली आईटी के बगैर तो नामुकम्मल है। आप किसी भी फ्यूलिंग पे चले जाएं, फ्यूल पे, पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड्स हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कैश। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है कि अब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नॉन कैश पेमेंट्स मोड में जाएं, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो इसकी तो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि हम इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल एक तो ये हो गया।
दूसरा अगर हम उसमें देखें कि ये जिस तरह इवन ये इन्होंने जो भी करंटली गवर्नमेंट ने ये जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, अब मुझे नहीं मालूम कि उसमें उन्होंने एटीएम्स वगैरह तो बनाए हैं, लेकिन मोबाइल के थ्रू पेमेंट्स वगैरह क्या क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप बाहर जाएं तो वहाँ पे जैसा आप मेट्रो पे इवन जाते हैं तो वहाँ पे हमारे तो खैर वो RFID बेस्ड कार्ड्स होते हैं, लेकिन एनी हाउ आप अपना आपका कार्ड बन सकता है मेट्रो के ऊपर। आप अपने कार्ड में पेमेंट लोड करा सकते हैं और उससे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो बस पास जो है वो बेसिकली डिजिटल पेमेंट मोड्स में आ जाते हैं। ये जो QR कोड्स होते हैं, बाहर तो खैर QR कोड्स के थ्रू या मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो बहरहाल इसी तरह जो ई ऑक्शन है, ई ऑक्शन के अंदर आपके ऑक्शन, ई ऑक्शन से मुराद ये है कि आप एक कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोई चीज़ आपने सेल करनी है और आपने उसकी बिड्स लेनी है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसा हमारे गवर्नमेंट के अंदर एक इदारा है, उसका नाम है, वो करते ही नहीं है लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जिस तरह अभी हमारे यहाँ इस्लामाबाद के अंदर, आई होप कि बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से भी होंगे, इस्लामाबाद से बाहर भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर अभी बहुत ज़्यादा लाइक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस्लामाबाद की कुछ जगहों की ऑक्शन हुई, लैंड ऑक्शन हुई। तो अब हम ये काम इसका मतलब ये है कि ऑक्शन में अभी एक अगर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी आप सबको पता है वेरी कॉस्टली है। तो अब उसकी ऑक्शन हुई तो सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इस्लामाबाद के अंदर। इसका मतलब ये है, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि अगर हम इस ऑप्शन को ऑनलाइन कर देते तो वो लोग जो इस्लामाबाद में नहीं हैं और शायद वो ज़्यादा पोटेंशियल बिडर्स हो सकते थे, तो अगर वो हम उनकी पार्टिसिपेशन को किस तरह इंश्योर कर लेते तो ये बहुत बेहतर था। तो ये ई ऑप्शन है, लेकिन नहीं हाँ अभी ये नहीं हुआ, होपफुली फ्यूचर में हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ये हम ई ऑप्शन के अंदर आती हैं। ऑक्शन और सॉरी, ई ऑक्शन में नॉर्मली सब OLX पे होता है कि आपने कोई चीज़ का ऐड लगाया जो आपने बेचनी है, जो जो इंटरेस्टेड है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ई बिडिंग में क्या होता है कि आपके पास एक फोरम होता है, तो वहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स मेंशन करते हैं और फिर जो इंटरेस्टेड या पोटेंशियल बिडर्स होते हैं वो अपनी बिड्स जो हैं वो कोट करते हैं, और जिसकी बिड आपको पसंद आ जाए वो आप उस बिड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं इसकी एग्जांपल एक और इस तरह से दूंगा कि ये जितने भी हमारे फ्रीलांसिंग फोरम्स हैं, जिसमें फाइवर है, जिसमें अपवर्क है, तो इसमें कुछ लोग फॉर एग्जांपल मुझे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है और मेरे पास एक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बजट है कि मैंने उस बजट में ही वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करवाना है, करना नहीं है, करवाना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को उस फोरम के ऊपर डिस्प्ले कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि मुख्तलिफ लोग उसमें ये कहेंगे कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो बजट है वो $200 का है। अब अगर कोई शख्स मुझे ये कहता है कि जी मैं तो $250 लूँगा, तो मैं तो, लेकिन उसके मुकाबले में एक शख्स जो मुझे कहता है कि जी मैं तो $190 में भी आपका ये काम कर दूंगा, तो अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास दो बिड्स आ गए। या तो मुझे 250 वाले को देखना है कि वो ऐसा क्या चीज़ दे रहा है आउटपुट पे जो कि 190 वाला नहीं दे रहा। तो अब मैं क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट ट्रेड ऑफ करूँगा और मैं अपने बजट से तो बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह एक शख्स आज मुझे कहता है कि जी मैं $180 आपको देता हूँ, तो अब क्या हो रहा है, बिडिंग हो रही है, प्रोजेक्ट बिडिंग हो रही है। तो मुझे लगेगा कि भाई जिसकी बिड और जिसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की जो कमिटमेंट है, कि क्वालिटी तो करने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन क्वालिटी की जो कमिटमेंट है प्री डिलीवरी, वो कौन ज़्यादा अच्छी कर रहा है, तो मैं उसके हिसाब से, और जिसकी बिड मेरे लिए फिजिबल है, तो मैं उसको क्या करूँगा कि बिड उसकी मैं एक्सेप्ट करूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये जितने भी फ्रीलांसिंग फोरम्स हैं वहाँ पे बिडिंग्स भी होती हैं। तो बहरहाल इसी तरह ही कंटेंट एग्रीगेटर्स हैं। कंटेंट एग्रीगेटर्स की क्या कहना चाहिए, कई मिसाल हो सकती है। कंटेंट एग्रीगेटर में आपके ये क्या कहना चाहिए, ब्लॉग्स भी आ सकते हैं। कंटेंट एग्रीगेटर से मुराद वो होता है कि जो कि कंटेंट को एक जगह के ऊपर कंपाइल करें या कंसोलिडेट करें। तो
इसमें आप लोगों को ब्लॉग्स का कॉन्सेप्ट है किसी, मतलब किसी को नहीं है तो मुझे बताएं। मेरे ख्याल से ये तो ज़्यादा बेहतर है कि है, अगर सबको है तो वो जवाब ना दें, किसी को नहीं है तो वो बताए, ताकि फिर मैं देखूं कि कितने लोगों को जवाब नहीं आता। तो कंटेंट एग्रीगेटर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ जगहों से एक वेब सोर्सेज हम कह सकते हैं उसको, वेब सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर एक जगह पे लाके रख देते हैं। इसकी बहुत अच्छी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जिस तरह अखबार में जॉब्स के एड्स आते हैं। तो पेपर डॉट पी की एक वेबसाइट है जहाँ पे जित मुख्तलिफ अखबारात में जो जो जॉब्स आती हैं वो क्या करते हैं कि तमाम अखबारात को स्कैन करते हैं, वहाँ से जो जो जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं उनके इश्तहारात को वहाँ से स्कैन करते हैं और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि बजाय इसके कि आप बहुत सारे अखबारात खरीदें, आप एक ही जगह पे जाके और वहाँ पे आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस मिल जाती है, राइट। अच्छा, तो इस चीज़ को कहते हैं ओके जी। मैं बता देता हूँ ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग आजकल, जिस तरह पुराने ज़माने में जिस तरह लोग पर्सनल डायरी लिखते थे कि जी आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये डायरीज तो नहीं है, लेकिन ये है कि ब्लॉग ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने का शौक है, फॉर एग्जांपल मुझे करंट अफेयर्स अच्छा लगता है, या मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, या मुझे फॉर एग्जांपल बिजनेस की न्यूज़ अच्छी लगती है, तो मैं क्या करूँगा, और मैं कई अखबारात पढ़ता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस से रिलेटेड कई फोरम्स को पढ़ता हूँ। तो अब यूँ समझें कि मैंने बहुत जगहों 4 5 6 7 वेब सोर्सेज को सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं वहाँ पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को लेता हूँ। तो अब मुझे ख्याल आएगा कि यार ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि इस तरह ही करते होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने 6 7 आर्टिकल्स पढ़े जो कि एक ही टॉपिक से मुंसलिक थे, तो मैंने क्या किया कि पढ़ने के बाद उन सब का जो एक क्या कहना चाहिए समरी या खुलासा था, उसको एक अच्छे अंदाज एक नया आर्टिकल लिखा जिसमें तमाम वो जो सोर्सेस थे और वहाँ से जो जो मुझे मालूमात मिली उनको मैंने एक ही कॉलम या एक ही आर्टिकल के अंदर वो कंपाइल कर दिया और एक अच्छे तरीके से उसको आर्टिकल, और फिर वो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया। और फिर मैं ये काम रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार मैं इसको करने लगा। तो अब वो मेरा क्या कहलाएगा, ब्लॉग। तो इसको बेसिकली फिर हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये आपका ब्लॉग हो जाता है। और आजकल और जो ब्लॉग लिखता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं। और तो ये बेसिकली ब्लॉग क्या होती है, ब्लॉग एक मालूमाती वेबसाइट होती है अगर मैं इसको उर्दू में कहूँ तो। और ये अमूमन क्या होता है कि इसके अंदर एक ही मजमून से रेलिवेंट मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश होते रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहना चाहिए, तो ये एक क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वेब पोर्टल है या वेबसाइट है जो कि हम ब्लॉग। और बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं कि जब वो ब्लॉग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर जिस तरह मैं एक ब्लॉग के बारे में आपको बताऊं, ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहे। ये एक ब्लॉग है। आप सबको ये वेबसाइट नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा है प्रो पाकिस्तानी? मैं अभी बता देता हूँ ये। आप लोगों को ये प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट नज़र आ रही है? ओके। अब ओके जी।
ये एक ब्लॉग है प्रो पाकिस्तान। अब ये है एक वेबसाइट बेसिकली, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है, टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, ऑटो, स्पोर्ट्स। अब ये बहुत मशहूर ब्लॉग है। ये ब्लॉग क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर अब आप देखेंगे लास्ट अपडेट कब हुआ, सितंबर 22 9 बजे, सुबह 9 बजे अपडेट हुआ। अच्छा, इस पे आज के दिन से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं तो वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी, राइट। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया कि मुख्तलिफ डोमेन्स, ये डोमेन्स हैं, स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल, बिजनेस, टेक एंड टेलीकॉम। इन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे पब्लिश करना शुरू किए। अब ये इसके लिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 7 मिनट पहले ये आर्टिकल किसी ने लिखा है जो कि इस एम्प्लॉय के, इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होंगे। इसी तरह ये टेक्नो लॉन्चेस स्पार्क्सिस, ये टेक्नो कंपनी है जिन्होंने स्पार्क्सिस लॉन्च किया है। ये Xiaomi बेसिकली इनका एक स्मार्ट वॉच आ गई है, राइट। इस तरह की टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल देखें हो सकती है। मैनेजिंग सिक्योरिटी रिस्क इन एन इंक्रीजिंगली डिजिटल पेमेंट्स एनवायरनमेंट, गुड टॉपिक। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक मालूमाती वेबसाइट है जहाँ पे एक शख्स या मुख्तलिफ लोग जिनका वो ब्लॉग ओन कर रहे होते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर या एक ख़ास रूटीन के बाद नो सर वेबसाइट नज़र नहीं आ रही। वेबसाइट क्यों नज़र नहीं आ रही? वेबसाइट तो सबको नज़र आ रही है। वेबसाइट नज़र आ रही है आप सबको? आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करें ज़रा, इसलिए नज़र नहीं आ रही। तो ये बेसिकली क्या है, ये ब्लॉग है। अब ये ब्लॉग अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें ये ऐड लगा हुआ है टेक्नो का और स्पार्क 6 का, ठीक है, टेक्नो की प्रोडक्ट। अब ये जो बेसिकली ऐड है, इस ऐड की ये वेबसाइट क्या कर रही है, पैसे इनसे ले रही है। अब वो जितने दिन यहाँ रखेंगे इस ऐड को तो उसके वो उससे पैसे चार्ज करेंगे। तो कहने का मकसद ये हो गया कि अ, अब इसको समझने की कोशिश करें कि ब्लॉग क्या है। कि मेरा एक ब्लॉग है और मैं फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जितनी न्यूज़ पढ़ूंगा उन न्यूज़ को, और जो मुझे अच्छी लगेंगी उनको मैं एक आर्टिकल की शक्ल में अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। और उसके बाद वो जो लोग वहाँ पर आएंगे वो वहाँ पे आके उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। उनको क्या फ़ायदा होगा कि उनको मल्टीपल फोरम्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक फोरम पे आके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपने आप को फुली अपडेट कर लेंगे, तो उनका टाइम बच गया। अच्छा, अब जब उन लोगों को ये लगेगा कि यार ये इस वेबसाइट के ऊपर तो रेगुलर बेसिस के ऊपर अच्छे आर्टिकल आते हैं तो लोग रेगुलर बुनियाद पे वहाँ आएंगे, राइट। अच्छा, अब जब वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे तो हम कहेंगे कि अब उस ब्लॉग की जो व्यूअरशिप है या रीडरशिप है वो इंक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे आप लोगों के व्यूइंगशिप बढ़ती है, जैसे यूट्यूब के चैनल्स होते हैं, लोग आते हैं, जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते हैं या आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है तो जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो आपको अप्रोच करना शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, यहाँ तो बहुत लोग विजिट करते हैं। तो फिर वो आपको कांटेक्ट करके कहती हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट का ऐड आप अपनी वेबसाइट पर लगा लें। फिर क्या होता है, आप उससे अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो ब्लॉग आजकल बहुत अच्छा तरीका है एक हैंडसम अमाउंट को अर्न करने का। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन ब्लॉग बनाया और आप कहें कि जी अब अगले दिन से मेरे अकाउंट में डॉलर्स के डॉलर्स आना शुरू हो जाएं। तो इसमें टाइम लगता है, आपको अपनी रेपो बनानी पड़ती है, आपको बड़ा मुस्तकिल मिजाज होना पड़ता है, आपको क्वालिटी पे बहुत फोकस होना पड़ता है। और एक बात बताता चलूँ कि जो अच्छा लिखने वाले होते हैं उनके बारे में एक चीज़ मशहूर होती है कि द गुड राइटर्स आर नॉट द गुड राइटर्स एक्चुअली,
द गुड राइटर्स आर द एक्सीलेंट रीडर्स। तो आप जितना अच्छा मुसन्निफ होंगे, उसके लिए आपकी तहरीर अच्छी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो पढ़ने वाले अच्छे हों। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि कितने लोगों को रीडिंग की हैबिट्स है माशाल्लाह। तो बहरहाल एक अलग डिबेट है। तो कहने का मकसद ये है कि ये होता है ब्लॉग, राइट। तो ब्लॉग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को, पब्लिक को, फॉर एग्जांपल, या वो लोग जो वो पढ़ते हैं जो आप लिखते हैं, और फिर सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट से पैसा लो। तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। ये इसको कहते हैं कि ये क्या है, आइडिया है कि आपने कैसे पैसे कमाना है। इट्स एन आइडिया हाउ टू जनरेट द इनकम। तो बहरहाल वापस आते हैं। तो बहरहाल ये कंटेंट एग्रीगेटर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब कंटेंट प्रोवाइडर कौन है जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है? तो आजकल तो खैर जो भी चीज़ हो हम गूगल को देखते हैं। तो गूगल क्या हो गया, गूगल इज अ कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि कंटेंट एग्रीगेटर्स भी हैं, और कंटेंट एग्रीगेटर और कंटेंट प्रोवाइडर तो थोड़ा सा ही फर्क है। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गूगल ही है, याहू है आपके पास, जो कि कंटेंट प्रोवाइडर है। तो इस तरह और भी बहुत सारे हैं, हॉटमेल का है। तो कंटेंट प्रोवाइडर तो कोई भी हो सकता है, न्यूज़ एजेंसीज हो सकती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आपके जितने टेलीविजन हैं, मीडिया टाइम्स हैं, तो ये आपके क्या हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास वेब होस्टिंग और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जो लोग, अब अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को कहीं पर रजिस्टर कराएंगे, राइट, ताकि किसी कंपनी के पास जाएंगे, उनसे आप कहें कि भाई ये मेरी वेबसाइट अपने पास क्या कर लो, इसको होस्ट कर लो। होस्टिंग और वेबसाइट का मतलब क्या होता है ये मैं पहले समझा दूँ कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन रहे, राइट। अब अब मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि होस्टिंग का मतलब क्या है। थोड़ा सा टेक्निकली गलत है लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वेब होस्टिंग का मतलब होता है कि यूँ समझिए कि जिस तरह आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है किसी मशीन के ऊपर, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आप उस मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, लफ्ज़ इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अब यूँ समझें कि आपने वेबसाइट भी एक सॉफ्टवेयर, तो अब आप ये चाहते हैं कि वो वेबसाइट जो है वो आ, हर कोई उसको एक्सेस करे। तो इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट ऑनलाइन होगी तो लोग उसको एक्सेस करेंगे। देखिए, वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप भी ऑनलाइन हो और वेबसाइट भी ऑनलाइन हो। ये बात तो समझ आती है ना, बहुत आसान सी बात है। अ, वही सब, ये तो मैं नहीं बता सकता कि एग्जामिनर क्या पूछेगा। तो बहरहाल वो इससे मिलता ही जुलता कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो बहरहाल बुक ज़रूर पढ़ें। अच्छा जी, तो वेब होस्टिंग बेसिकली क्या है कि आपने, मैंने क्या कहा कि आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप भी ऑनलाइन हो और वेबसाइट भी ऑनलाइन हो। अब आपको ऑनलाइन होना तो आपके अख्तियार में है, लेकिन वेबसाइट का ऑनलाइन होने के लिए ज़रूरी क्या करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि वेबसाइट को किसी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करें, और वो मशीन हमेशा ऑन हो। वो मशीन ऑन हो, ऑफ हो जाएगी तो वेबसाइट भी शट डाउन हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब आप क्या करेंगे, अब आप
एक इंडिविजुअल जो है वो तो ऐसी, उसके पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक मशीन ले जो कि हर वक्त ऑन रहे। तो फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपनीज होती हैं, कंपनीज ये कहती हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारी मशीन है, आप अपनी वेबसाइट लाएं और उसको हमारी मशीन पे रख लें। हमारी मशीन हर वक्त चलती रहेगी, क्योंकि मशीन चल रही है तो आपकी वेबसाइट भी हर वक्त चलती रहेगी। तो आप क्या करते हैं कि आप, अच्छा वो जो मशीन है जिसके ऊपर आप वो वेबसाइट रजिस्टर करते हैं, उस मशीन को आम अल्फाज में हम कहते हैं सर्वर। क्या कहते हैं? सर्वर, SERVER। तो हम उसी मशीन को क्या कहते हैं? सर्वर। अच्छा जी, तो सर्वर क्या होता है? सर्वर इज अ मशीन दैट fulfills the request of a user। ठीक है। अच्छा, a user who makes a request is known as client। So there is a client and there is a server। So client, server। ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट करेगा क्या कि वो अब वो किसी वेबसाइट को, एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर कौन होगा? जो कि उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और आपको वेबसाइट देगा। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ आसान लफ्जों में पढ़ें, सर्वर क्या है? सर्वर उस मशीन को कहते हैं जो कि एक यूजर की रिक्वेस्ट को पूरा करता है। यूजर कौन है? जो कि रिक्वेस्ट करता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब वो मशीन, वो मशीन जो कि, अब रिक्वेस्ट मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक यूजर है जो कि एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। तो ऐसा सर्वर जो कि वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट को इंटरटेन करे, उसको हम बोलेंगे वेब सर्वर। ठीक है। तो वेब सर्वर इज अ मशीन, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, दैट होस्ट अ वेबसाइट, और इन अदर वर्ड्स who process the request for a website and provides a website। ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? मैंने 3 बातें बताई हैं अभी। पहली बात, सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर उस मशीन को कहते हैं जो कि रिक्वेस्ट को फुलफिल्स करे या प्रोसेस करे, या आपने याद रखना है। अच्छा, क्लाइंट कौन है? क्लाइंट उस मशीन को कहते हैं अ यूजर और अ मशीन हु मेक्स अ रिक्वेस्ट, जो कि एक रिक्वेस्ट करे। तो 2 लोग हो गए। सर्वर वो मशीन है जो कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फुलफिल्स करता है। क्लाइंट वो मशीन है जो कि रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट करता है। ठीक होगी बात? अब वो मशीन जो किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट को पूरा करे, उसको हम क्या बोलेंगे? वेब सर्वर।
ठीक है। तो अब सर्वर की कई मिसालें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, वेब सर्वर। अब अगर कोई मशीन जिस तरह आप लोग अपने मोबाइल का बैलेंस मालूम करते हैं, तो आप कोई क्यूरी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक 123, उसके बाद वो कहीं जाता है, वो रिक्वेस्ट कहीं जाती है, तो वो मशीन जो उस रिक्वेस्ट को पूरा करे, हम उसको क्या कहेंगे, बिलिंग सर्वर, क्योंकि वहाँ बिल की इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन में अपना पता करना है कि भाई, या आईसीएमई की वेबसाइट से पता करना है कि आपका रोल नंबर क्या है, तो आप किसी मशीन को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो डेटाबेस सर्वर है, क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। तो देयर कैन बी अ फाइल सर्वर। आपकी जहाँ ये ईमेल सेव होती है उसको हम ईमेल सर्वर कहते हैं, ठीक है। आपका फाइल सर्वर भी हो सकता है, ये तो हमने लिख दिया। जो प्रिंटिंग करता है, प्रिंट सर्वर, ऑफिस के अंदर अमूमन एक सेंट्रलाइज प्रिंटर होता है जो कि मुख्तलिफ क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को प्रिंट करता है। तो हमारे पास वेब सर्वर, तो मुख्तलिफ किस्म के क्या हो गए, सर्वर्स की टाइप्स होगी। वेब सर्वर हो गया, बिलिंग सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, ईमेल सर्वर हो गया। ये मेरे साथ अभी दफ़ा बोलते जाइए ताकि आप लोगों की ज़बान पे ये लफ्ज़ आ जाएं। वेब सर्वर हो गया, बिलिंग सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, ईमेल सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, राइट। इसी तरह आपका जिस मशीन पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उसको लॉग सर्वर कहते हैं। तो इस तरह के आपका डोमेन नेम सर्वर होता है, डोमेन नेम सर्वर, इसको हम एब्रिविएशन में डीएनएस कहते हैं। आपका रूट सर्वर्स होते हैं, राइट, डोमेन नेम सर्वर हो गया। तो इस तरह के आपके मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पेपर में आ सकता है कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर में क्या फ़र्क है, सर्वर की क्या टाइप्स तो खैर नहीं, लेकिन वो ये पूछ सकते हैं कि अगर एक मशीन आपको वेबसाइट की सर्विसेज दे तो आप क्या कहेंगे, तो आप उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये वेब सर्वर है। जहाँ डेटाबेस से वो, अच्छा, इसी तरह की अगर कोई कोई मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो हम उसको बिलिंग सर्वर भी कह सकते हैं, हम उसको पेमेंट सर्वर भी कह सकते हैं। जहाँ इंफॉर्मेशन सेव हो रही है हम उसको डेटाबेस सर्वर कहेंगे या फाइल सर्वर कहेंगे। जहाँ ईमेल्स सेव हो रही हैं, वो आपको ईमेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ईमेल सर्वर कराएगा। इस तरह के ये सर्वर की मुख्तलिफ क्या हैं आपके पास एग्जाम्पल है। जहाँ तक बात है ख्याल है ये डोमेन नेम सर्वर, रूट सर्वर का, इसका मैं आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल आप अभी बस ये जहन में रखिए कि सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है और क्लाइंट होता है। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, क्लियर हो गई बात? कोई चीज़ यहाँ तक समझ आ गई हो? एक हमारे पास सर्वर है, एक हमारे पास क्लाइंट है। सर्वर उस मशीन को कहते हैं जो कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे या रिक्वेस्ट को फुलफिल करे। अच्छा, क्लाइंट उस मशीन को कहते हैं जो कि रिक्वेस्ट करे। दो बातें हो गई। तीसरी बात मैंने बताई कि सर्वर की मुख्तलिफ इकसाम है। वो मशीन जो कि वेबसाइट को, अब गौर से सुनो, वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर उस मशीन को कहते हैं जो कि, अब इसको कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेब सर्वर उस मशीन को कहते हैं जो कि वेबसाइट को मेंटेन करे। अच्छा, इसके लिए टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं वेबसाइट होस्टिंग। होस्टिंग किसको कहते हैं? मेज़बान। जिस तरह हम ये कहें कि फॉर एग्जाम्पल आजकल मैचेस पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं, तो या तो पाकिस्तान में होंगे या इंग्लैंड में होंगे,
तो अगर पाकिस्तान में होंगे तो हम कहेंगे पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, लेकिन अगर वो मैचेस इंग्लैंड में हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसको इंग्लैंड होस्ट कर रहा है, मतलब उसके सारे इंतजाम इंग्लैंड देख रहा है। तो अब वेबसाइट होस्टिंग से क्या मुराद है कि किसी वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के लिए जो इंतजामी अमूर हमें चाहिए उसको मतलब है वेबसाइट होस्टिंग। क्या कहा कि किसी वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के लिए जो इंतजामी अमूर हमें सरअंजाम देने हैं उन कामों को हम कहते हैं कि हम अगर हम वो करें और वेबसाइट ऑनलाइन रहे तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया कि हम एक वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं। अब वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको एक मशीन चाहिए। वो मशीन जिस पे आप एक वेबसाइट को होस्ट करते हैं उस मशीन को कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर सर्वर नहीं, वेब सर्वर सर्वर की एक खास किस्म है। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर वो है, वेब सर्वर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। वेब सर्वर होस्ट अ वेबसाइट, or in other words it process the web request of clients। ये क्लाइंट की जो वेब रिक्वेस्ट होती है उसको पूरा करता है। मतलब अगर जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग की एग्जांपल दी, उसकी उसका एक नाम था, क्या था? प्रो पाकिस्तानी। उसकी एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हर वेबसाइट का एक पता होता है। एड्रेस ऑफ अ website is known as Uniform Resource Locator, URL। तो एक नई बात हमें पता चल गई कि वेबसाइट के पते को क्या बोलते हैं? URL। अब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसका वेबसाइट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट मैंने बताई थी इसका पता क्या है? इसका पता ऐसा होता है HTTP अब ये इस वेबसाइट का पता है। ये अगर आप अपनी ब्राउज़र के अंदर लिखें, ब्राउज़र से मेरी मुराद क्या है? आई होप कि ब्राउज़र आपको पता होगा, गूगल क्रोम, ओपरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, ओपरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब ब्राउजर्स की एग्जांपल है। अब आपको अगर, अच्छा, ब्राउजर क्या होता है ये भी बता दूं। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट displays the content of a website। ठीक है, तो अब कुछ बातें जो बताती हैं। ब्राउजर क्या है? ब्राउजर एक वो सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। और ब्राउजर्स की क्या एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पे नीचे बता दी। गूगल क्रोम, ओपरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ब्राउजर्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब एक बात जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, दूसरी बात मैंने क्या बताई
या आज ये भी बताया कि यूआरएल क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का जो पता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसकी मिसाल मैंने आपको कैसे दी, www.propakistani.com। अब तो अब आप ये देखें ज़रा, मैं यहाँ पे कुछ लिखने लगा हूँ, स्टेप्स टू एक्सेस अ वेबसाइट। आपने कोई वेबसाइट देखनी है, फॉर एग्जांपल आपने देखना है HTTP, आज की खबरें देखनी है, www.dnews.com.pk। मशीन कंसिस्ट ऑन व्हाट, मशीन से क्या मुराद है, मशीन से मुराद कंप्यूटर भाई, ये कैसा सवाल है उसामा। मशीन का क्या मतलब होगा, मशीन का मतलब टैंक थोड़ी है, मशीन का मतलब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वर है। अच्छा जी, अब आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। अब मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, यू मस्ट नो दी, वैसे तो हमें URL ऑफ द वेबसाइट हमें ना पता तो हम गूगल कर लेते हैं, लेकिन हम इज्यूम करते हैं कि हमें पता है। उसके बाद ओपन द ब्राउजर। अच्छा, मजे की बात ये कि आप सब ये काम करते हैं लेकिन हम लिख पहली मरतबा रहे हैं। ब्राउजर ओपन किया, टाइप द URL इन द ब्राउजर, उसके बाद प्रेस एंटर। अब क्या होगा, आपने इतना काम करना है। ये काम कौन कर रहा है, ये काम क्लाइंट कर रहा है। क्लाइंट का मतलब क्या है, यूजर। और आप ये काम कहाँ कर रहे होंगे, ऑन अ लैपटॉप। A user must do the following on his laptop, machine, कंप्यूटर। ओके, अब मत पूछना कि कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको वेबसाइट का क्या पता होना चाहिए, URL। अगला काम क्या होगा, ब्राउजर ओपन करेंगे बाय डबल क्लिक, ये तो पता होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ब्राउजर में क्या लिखेंगे, URL, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में टाइप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब जब एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आफ्टर सम प्रोसेसिंग द ब्राउजर will display the website। तो अब ब्राउजर कहाँ काम आया, वेबसाइट। देखें, आपने ब्राउजर ओपन किया, सारा काम आप इसमें कर रहे हैं ब्राउजर में। तो ब्राउजर क्या कर रहा है, वेबसाइट को एक्सेस करने की। ब्राउजर के बगैर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर सकते, राइट। तो बात समझ में आ गई कि ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी वेबसाइट को एक्सेस करने में या उसको ओपन करने में हेल्पफुल होता है। तो ये तो ब्राउजर की बात है, मैंने इसकी टेम्पल्स भी बता दी। अब दूसरी बात ये कि वेबसाइट का पता क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, URL। ये भी आपको पता चल गया आज कि URL क्या होता है, वेबसाइट के पते को URL बोलते हैं। अच्छा, अब आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कौन है, क्लाइंट है, ये बात भी आपको पता चल गई। अब आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर पे। जो रिक्वेस्ट आपने लिखी है, ये जो आपने URL लिखा है, ये गया किसके पास, ये गया किसके पास, ये किसी वेब सर्वर के पास गया। उस वेब सर्वर ने क्या किया, अच्छा, URL का क्या मतलब है, URL में ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये वेबसाइट जो आप तलाश करना चाह रहे हैं ये कहाँ है, किस मशीन के ऊपर है। तो वो क्या होगा कि वो उस मशीन के ऊपर जाएगा और वहां से उस मशीन से वो उस मशीन को एक्सेस किया जाएगा और वहां से उस वेबसाइट को लाकर और आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, राइट। तो वो मशीन जिसके पास, जो कि आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगी, आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद आपको रिस्पॉन्स देगी वेबसाइट की शक्ल में, उसको हम क्या बोलेंगे, वेब सर्वर। ठीक है,
तो वेबसाइट कहाँ होती है? वेब सर्वर पे होस्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को मेरी? अब आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? आप लोग मेरे साथ हैं? आंसर नहीं। अब मैं सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को क्लाइंट का पता चल गया? ओके, क्लाइंट वो मशीन है जो कि रिक्वेस्ट करती है। ओके, आप लोगों को यूआरएल का पता चल गया? किसी वेबसाइट के पते को यूआरएल कहते हैं। आप लोगों को पता चल गया ब्लॉग क्या होता है? एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है। आपको पता चल गया सर्वर क्या होता है? वो मशीन जो कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे और रिक्वेस्ट को फुलफिल करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। आपको पता चल गया कि सर्वर की आ, उफ मेरे खुदा, सर्वर ब्राउजर वेब सर्वर होता है भाई मेरे। सर्वर ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है और वेब सर्वर एक मशीन, उस मशीन को कहते हैं जो कि वेबसाइट को होस्ट करती है। ये लेक्चर सुनते वक्त मोबाइल यूज मत किया करें। ब्राउजर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके थ्रू आप एक वेब रिक्वेस्ट करते हैं। आई रिपीट, ब्राउजर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके तहत आप रिक्वेस्ट करते हैं। वेब सर्वर उस मशीन को कहते हैं जो कि वेबसाइट होस्ट करती है, जो कि वेबसाइट वेब रिक्वेस्ट को पूरा करता है। तो समझ आई? हाँ जी। दूसरा ये बताएं कि अब मैं नाम से पुकारूंगा, सवाल का जवाब देना है। वेब सर्वर क्या होता है दूसरा? ओके, शी इज नॉट देयर, इसका मतलब है। जी बख्तावर, वेब सर्वर क्या होता है? ओके, गुड, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वेब, गुड। अच्छा जी। उसामा, ये बताएं कि ब्राउजर की एग्जांपल दें। जी बिल्कुल, हसन बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड उसामा। ओके कामरान, गुड। अच्छा जी। अब जरा मुझे ये बताएं, यूसी ब्राउजर। यूआरएल क्या होता है? बख्तावर जरा जवाब दें। ये भी वेब ब्राउजर का नाम है, लेकिन इतना बेसिकली ये मोबाइल कंपनीज के लिए यूज होता है यूजी ब्राउजर जो है। एनी एड्रेस ऑफ अ वेब इज अ यूआरएल। ओके राइट जी, वेबसाइट के एड्रेस को कहते हैं। गुड गुड। बख्तावर, सर्च इंजन। यूआरएल जो है वो वेबसाइट के पते को बोलते हैं। सर्च इंजन कहाँ से हो गया? और से सुना करें जरा। ओके जी। ब्लॉग क्या होता है? जी शीरा, ब्लॉग क्या होता है? तो आवाज समझ नहीं आई तो जवाब क्यों दे दिया भाई? पहले ये कहते कि सवाल समझ नहीं आया। जी शीरा वली, ये बताएं क्या होता है ये जो है ब्लॉग? किस चीज को कहते हैं ब्लॉग? ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट को बोलते हैं। गुड, एक्सीलेंट। अब कल आप लोगों ने मुझे पाकिस्तान के टॉप 5 ब्लॉग्स बताने हैं, वो कौन कौन से हैं? गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी। तो अब अगर हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ब्राउजर ओपन करेंगे, यूआरएल उस पर लिखेंगे, यूआरएल
लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और फिर रिक्वेस्ट एंटर करने का मतलब है हमने रिक्वेस्ट भेज दिया। वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? जी बख्तावर, अब रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? वो वेब सर्वर के पास। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड। वेब सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वेबसाइट। और वेबसाइट कौन डिस्प्ले करेगा? ब्राउजर। एक्सीलेंट, समझ आ गई बात? तो इस तरह से क्लाइंट और अब अच्छा, अब अगर मैं सवाल पूछूं कि जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो ये कम्युनिकेशन किसके दरमियान हुई? एक क्लाइंट के दरमियान और एक वेब सर्वर के दरमियान। कुछ समझ आई बात की यहाँ तक? राइट। तो अब हमने ये देख लिया कि क्लाइंट क्या होता है, हमने देख लिया सर्वर क्या होता है, हमने देख लिया सर्वर के। अब मैं सवाल जो बोल रहा हूँ ये आपको पता होने चाहिए। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, सर्वर की टाइप्स क्या होती हैं, वेब सर्वर क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है। ये बात कुछ समझ आ गई यहाँ तक सबको? राइट जी। कल आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान के टॉप 5 हाईएस्ट अर्निंग ब्लॉग्स कौन से हैं। ओके। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, वेब सर्वर के कोई से दो काम बताएं। लास्ट सवाल। वेब सर्वर के दो काम बताएं जी अनंता। वेबसाइट वेब सर्वर के दो काम, नंबर 1 नंबर 2 करके लिखें। क्विक। ओके। रिक्वायरमेंट ऑफ द वेब, वेब रिक्वायरमेंट नहीं है, वेब रिक्वेस्ट को फुलफिल करना, फुलफिलमेंट ऑफ द वेब रिक्वेस्ट। और दूसरा काम वेबसाइट होस्टिंग। एक्सीलेंट कामरान, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही लिखा है। देखिए, अक्सर लोगों को चीज़ें पता होती हैं लेकिन वो क्या कहना चाहिए, डिलीवरी ऑफ वेब पेज टू द क्लाइंट। ओके, सिर्फ डिलीवरी नहीं है, उस वेब रिक्वेस्ट को पूरा करना। तो बेहतर है कि हम इस तरह से किसी को बताएं ताकि उसको समझ आ जाए। तो वेब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और फुलफिल करना पहला काम हो गया। क्या बोला मैंने? वेब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और फुलफिल करना। दूसरा काम मैंने क्या बताया कि वेबसाइट को होस्ट करना। राइट जी, गुड। चलिए, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा जी, अब मुझे कोई बताए ईमेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर क्या होगा? कौन रजा, आपने पता नहीं क्या लिखा है, मुझे समझ ही नहीं आई। नादरा भाई उसामा, ये कंपनी का नाम है, डेटाबेस सर्वर का नाम थोड़ी है। मैं पूछ रहा हूँ कंपनी का नाम, आप बता रहे हैं मुझे सर्वर का। मैं पूछ रहा हूँ सर्वर का पता, मैं नाम थोड़ी पूछ रहा है, मैं तो पूछ रहा है डेटाबेस सर्वर क्या होता है। आपने नाम बता दिया नादरा, नहीं ये कौन खातून है? लेकिन सवाल को पहले सुना करें। अच्छे बच्चे सवाल को सुनते हैं और फिर बताते हैं कि क्या चीज़ होती है। एहसान अली, बिल्कुल सही कहा एहसान ने कि डेटाबेस सर्वर क्या होता है भाई। जिस तरह वेब सर्वर होता है, तो मैंने क्या कहा, वेब सर्वर क्या करता है, किसको होस्ट करता है? वेबसाइट को। तो डेटाबेस सर्वर क्या होगा? जो कि डेटाबेस को होस्ट करेगा। दूसरी बात, वो क्या करेगा? वो डेटाबेस से रिलेटेड रिक्वेस्ट को इंटरटेन करेगा या प्रोसेस करेगा। तो आसान लफ्ज है होस्ट, होस्ट का लफ्ज मैंने कहा है। वेब सर्वर कौन होता है? वेबसाइट को होस्ट करता है। तो डेटाबेस सर्वर क्या हुआ? जो कि डेटाबेस को होस्ट करेगा। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन आपका, इसलिए जो समझ आती है बता देता हूँ। ओके, समझ आ गई? तो वेब, आपको डेटाबेस सर्वर भी समझ आ गई। ओके जी। अब एक नई चीज बताता हूँ। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि डोमेन नेम सर्वर क्या। एक सर्वर होता है उसको कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। इस
का ब्रैकेट में लिखने DNS। ये पेपर में ये एब्रीविएशन भी आ जाती है बाजू बात, वो आपको एब्रीविएशन लिख देंगे और आपसे कहेंगे ये बताएं कि DNS क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसको डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं और डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। पहली बार मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, यूँ समझें कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक फ़ोन बुक होती है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। गौर से सुनना सारे। अब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर 200 लोग हैं, तो किसी को कॉल मिलाने के लिए नाम अहम है या नंबर? नंबर। लेकिन नंबर याद रखना आसान है या नाम? नाम। आप क्या करते हैं, आप नंबर को सेव करने के लिए उसको एक नाम दे देते हैं, तो वो आपकी फ़ोन बुक है। फ़ोन बुक में दो ही इंफॉर्मेशन होती है, नाम और उस शख्स का नंबर। राइट। तो यूँ समझें कि एक वेबसाइट का नाम होता है और एक वेबसाइट का URL होता है। जैसे हर शख्स का एक नाम है और एक नंबर है, इसी तरह हर वेबसाइट का एक नाम है और एक URL नंबर है। ये वेबसाइट का URL है, लेकिन नाम क्या है? डी न्यूज़। ये सिर्फ नाम है, दरमियान वाला। ProPakistani.com ये URL है, लेकिन नाम क्या है? ये प्रो पाकिस्तानी। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, यूँ समझे, इट इज द फोन बुक ऑफ इंटरनेट। इट अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा मैं एक और चीज बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के पते को क्या बोलते हैं? URL। और से सुनना जरा, और से। वेबसाइट वेबसाइट इज hosted by a web server. Address of a website is called URL. Address of a web server is called IP. Example: 192.168.1.14। ये IP। इसका मतलब है कि वेबसाइट के पते को क्या बोलेंगे? URL। वेब सर्वर के पते को क्या बोलेंगे? IP एड्रेस। ठीक है। अब आपने URL में, आपने ब्राउजर में क्या टाइप किया था? URL। लेकिन आपने तो IP एड्रेस बताया ही नहीं। इसका मतलब है कि दरमियान में कुछ कोई और भी है जो कि पहले ये बताता है कि भाई आप मुझे बताओ, वेबसाइट को हासिल करने के लिए पहले आपको उसके वेब सर्वर तक पहुंचना होगा, और वेब सर्वर तक पहुंचने के लिए आपको उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। लेकिन आपको क्या पता है? सिर्फ URL। तो वो मशीन, वो सर्वर जो कि अपने पास ये इंफॉर्मेशन रखता है कि एक वेबसाइट जिस वेब सर्वर पे होस्टेड है उसका IP एड्रेस क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सर्वर।
तो हम अब ये कह सकते हैं कि डोमेन नेम सर्वर is a machine which provides the information about the IP address of the web server hosting the desired website known by a URL। तो आपको सिर्फ वेबसाइट का क्या पता है? URL। तो आप पहले किसको कांटेक्ट करेंगे? डोमेन नेम सर्वर को। वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा कि ये जिस वेबसाइट का यूआरएल है, ये वेबसाइट जिस वेब सर्वर पे होस्टेड है, उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। तो आप उस आईपी एड्रेस से कहाँ पहुंचेंगे? वेब सर्वर पे। फिर वो वेब सर्वर क्या करेगा? आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप जैसे वेबसाइट कैसे एक्सेस करते हैं आप देखेंगे। यूजर makes a web request by writing a URL. The URL goes to DNS. DNS resolves the IP address of the web server hosting the website. Then the web server is accessed. The web server processes the request and sends the website. तो पहले यूजर DNS सर्वर, फिर उसके बाद वेब सर्वर, और वेब सर्वर के बाद दोबारा client/user। तो पहले क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? ब्राउजर पे रिक्वेस्ट लिखेगा, वो रिक्वेस्ट किसको जाती है? डोमेन नेम सर्वर को जाती है। डोमेन नेम सर्वर क्या बताता है? वो बताता है कि भाई वो पता बताएगा किसका? उस वेब सर्वर का जहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है। और उसके बाद क्या होगा? वो रिक्वेस्ट उस वेब सर्वर पे जाएगी और फिर वो वेब सर्वर आपको रिक्वेस्ट वेबसाइट जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा वापस यूजर को। अब यहाँ तो कोई सवाल है तो बताएं। डीएनएस कैसे काम करता है ये आगे चल के देख बताऊंगा। जी बिल्कुल, यूआरएल का आईपी एड्रेस होगा, वो डीएनएस नहीं कहलाएगा। डीएनएस ये बताएगा कि उस यूआरएल का आईपी एड्रेस क्या है। तो यूआरएल तो डीएनएस क्या हो गया? उसके पास एक फोन बुक है। जैसा कि आपके फोन बुक में कॉन्टेक्ट का नाम है और नंबर है, तो डीएनएस की फोन बुक में डीएनएस जो है उसकी जो फोन बुक होगी उसमें दो चीजें होंगी, यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट और आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर। राइट, तो आप ये फोन बुक होगी, यूआरएल का अगेंस्ट आईपी एड्रेस होगा, तो आप उसको यूआरएल देंगे, वो आपको क्या दे देगा? आईपी एड्रेस दे देगा। और इस तरह से डीएनएस काम करता है। आई होप कि अब ये जो सवाल पूछा था कि डीएनएस कैसे काम करता है ये भी समझ आ गई। इसके अलावा कोई और सवाल अब ये नोट करें अपने पास सारे।
ताकि फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सब आप लोगों ने पेपर नोट कर लिया? जी युसरा समझ आ गया? हाफिज साहब समझ आ गया? उसामा, एहसान, एनी, बख्तावर, मुबश्शिर, अमंदा, अनंता सॉरी, ऑन, सीधा, सबको समझ आ गया? हाफिज साहब फिर वही बात। जी बिल्कुल यही कह रहे हैं आप। आपको तसल्ली नहीं होती जब तक आप अपनी अल्फाजों में एक बात से कंफर्म ना करा लें। हाँ, ओके राइट जी, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।